ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। आज बिहार के 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। पटना में आकाश में बादल छाए हुए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानसून सक्रिय हो चुका है। राजधानी पटना की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 5 जिलों में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है और मौसम विभाग का कहना है कि जिलों में आंधी बारिश होगी और इसे ही लेकर के अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है और मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले वक्त में मौसम और सुहाना होगा, बारिश होगी, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की भी जरूरत है। मौसम विभाग की तरफ से, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं जिसका लोगों को पालन करना होगा, ऐसी अपील मौसम विभाग की तरफ से की गई है। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। मौसम सक्रिय हो चुका है और 5 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। पटना सिटी के शरीफगंज घाट पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां गंगा में नहाने के दौरान 4 बच्चे डूब गए। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए तीनों बच्चों को सकुशल बाहर निकाला, लेकिन एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। एसडीआरएफ की मदद से शव को बरामद कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। नहाने के घूम रहे थे बच्चे सब, नहाने के कारण धीरे धीरे चले गए नदी में। अच्छा। तो ये कलवला गया है, 2 के छान के निकाला है। मालसलामी थाना को तो समय तकरीबन 4 बजे शाम में सूचना मिला है कि एक बच्चा शरीफागंज घाट पे मतलब नहाने के क्रम में डूब गया है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई तो गश्ती गाड़ी को यहाँ पे भेजा गया। तदुपरांत स्थानीय लोगों के सहयोग से मतलब लगभग 4:30 बजे के आसपास बच्चे को सकुशल निकाला गया। 3 जिसमें 3 सुरक्षित थे और एक को डूबने से मृत्यु हो गई। और खूंटी में बनई नदी पर बना पुल टूटने के बाद लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है। जिधर टूटा हुआ पुल झुक रहा है, उधर ही नए डायवर्जन का निर्माण कराया जा रहा है। अब ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। ग्राउंड जीरो से राज्य संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की एक खास रिपोर्ट देखिए। 2 हिस्सों में बटे इस पुल की तस्वीर डराने वाली है और इससे भी ज्यादा खतरनाक है ये डायवर्जन जो पुल से बिल्कुल सटा हुआ है। हैरानी की बात है कि जिधर टूटे हुए पुल का एक हिस्सा झुकता जा रहा है, उसी तरफ नए डायवर्जन का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में हिस्सा कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। पुल की जो स्थिति है और डायवर्सन जो बन रहा है, क्या कहेंगे? डाइवर्सन बन रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर डाइवर्सन बनेगा तो पुल भी अगर टूट जाएगा ये वाला। हाँ। ये अगर पुल टूट जाएगा तो फिर जो आने जाने वाला को कोई भी रहे। खूंटी में तोरपा सिमडेगा मार्ग पर बनई नदी के ऊपर बना ये पुल 19 जून को 2 हिस्सों में टूट गया था। पुल के दोनों हिस्सों के बीच लगभग 25 फीट का गैप आ गया था, लेकिन इसके बावजूद बच्चे इसी रास्ते से स्कूल आना जाना कर रहे थे। हालांकि अब बारिश की वजह से बनई नदी की धारा बहुत तेज हो गई है, लिहाजा इस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है। बच्चे वैकल्पिक रास्ते से स्कूल जा रहे हैं। या कोई भी बाहर से जैसे पूजा के लिए इधर से आते हैं, वो लोग को वापस लौटा दिया जाता है। फिर वहाँ से जैसे रास्ता बनाई है, वहाँ से उधर वापस वो लोग चले जाते हैं पूजा के लिए। हैरानी की बात है कि टूटे हुए पुल के बगल से डायवर्जन बनाने के लिए निविदा निकाली गई है, लेकिन तय की गई आखिरी तारीख से पहले ही डायवर्जन बनाने का काम शुरू हो गया है, जो सवालों के घेरे में है। उधर कुंजला मोड़ से रूट डाइवर्ट किए जाने के कारण ग्रामीण पुल पर दबाव पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। ग्रामीण पुल की हालत भी पहले से अच्छी नहीं है। गाँव वाले किसी बड़े हादसे की आशंका जता रहे हैं। बनई नदी पर खड़े दोनों पुल चिंता का सबब बने हुए हैं। एक पुल ध्वस्त हो चुका है, दूसरा ज्यादा भार बढ़ने से कमजोर साबित हो रहा है और तीसरा ये डायवर्जन जिसका निर्माण ही खतरे के साये में हो रहा है। मरम्मत इसलिए किया गया है कि क्या बोलते पूरा खोखला हो गया है, नीचे से पूरा मिट्टी बालू सब खत्म हो गया है। इसी कारण इसी तरह हम लोग जोड़ जाड़ के बनाए हैं। देखना होगा खूंटी की प्रशासनिक टीम इन सारी मुश्किलों के बीच क्या रास्ता निकालती है।
ग्राउंड जीरो से रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। खबर दरभंगा से। मुखिया के बेटे की संदिग्ध मौत को लेकर जिला प्रशासन और एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया है और डीएम ने अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। साथ ही और मामले की गंभीर जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का भी भरोसा दिलाया है। 8 जुलाई को नवोदय विद्यालय में मुखिया के बेटे की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने रैगिंग कर प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। इस केस का सीबीआई जांच होना चाहिए और डीएम साहब अपने स्तर से मैंने व्यक्तिगत आग्रह भी किया है कि इस केस को आगे बढ़ाइए, चूँकि नवोदय विद्यालय का मामला है और हमारे एक कार्यकर्ता के बच्चे का मामला है और स्कूल में हॉस्टल में बच्चे का हत्या होना ये दर्शाता है स्कूल प्रशासन के ऊपर और वहाँ के स्थानीय प्रशासन के ऊपर। रैगिंग का शिकार हो गया मेरा बेटा और हम उस बात को नहीं समझ पाए, क्योंकि 1-2 बार शिकायत किया, मैं प्रिंसिपल से भी कंप्लेन किया, लेकिन उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और मुझे विश्वास है हमारे विधायक जी भी साथ में हैं उसी दिन से वो घटना में, और वो साथ में अभी आए थे विधायक जी हमारे डीएम साहब और एसएसपी साहब के पास, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि यहाँ पर एसआईटी टीम गठन हुई है, जल्द से जल्द जांच कर उसका रिपोर्ट आएगा और कार्रवाई की जाएगी। जो है हॉस्टल के नवोदय विद्यालय के हॉस्टल के प्रशासन के दोनों के मिली भगत से जिस प्रकार की घटना हुई और उस घटना के जो सबूत है उनको मिटाने का कार्य किया गया और इस मामला को एकदम दबा दिया गया, यह बहुत ही दुखद है और उसमें रहने वाले पढ़ने वाले सभी बच्चा के लिए खतरा साबित है। उसमें आए दिन कितना घटना हुआ। जो घटना में मृतक के पिता के आवेदन पे एक एफआईआर दर्ज की गई है और एसआईटी भी गठन किया गया है, जो सभी बच्चों को जानते हुए जानकारी लेते हुए निष्पक्ष जांच करेगी और जो लोगों का बयान है, खासकर जो फैमिली मेम्बर्स का बयान है, उन सब बयान के आधार पर अपना निर्णय लेगी। साथ ही साथ प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस को चकमा देने के लिए साइबर अपराधी नए हथकंडे अपना रहे हैं। साइबर अपराधी ने अब एक नई तकरीब निकाली है जिसके जरिए पुलिस की परेशानियां बढ़ गई है। साइबर बदमाश मूल्य अकाउंट के जरिए लोगों को चूना लगा रहे हैं। क्या है ये मूल्य अकाउंट और कैसे हो रही है इससे धोखाधड़ी, इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड पुलिस को चकमा देने के लिए साइबर अपराधी रोज नए हथकंडे अपना रहे हैं। पुलिस की चुनौती पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब आम लोग भी साइबर अपराधियों के सिंडिकेट का हिस्सा बन रहे हैं। साइबर अपराधी सिम कार्ड ही नहीं बल्कि अलग अलग म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए लोगों को चूना लगा रहे हैं। झारखंड में साइबर अपराधियों के नए पैंतरे का खुलासा हुआ है। साइबर अपराधी म्यूल अकाउंट की खरीदारी कर रहे हैं। रांची में म्यूल अकाउंट को आम लोग कमीशन पर दे रहे हैं, जिसके कारण साइबर सेल म्यूल बैंक खाता धारक तक ही पहुंच पा रही है। डिजिटल फुटप्रिंट के जरिए सिर्फ खाता धारक तक ही पहुंच सीमित है, जिसके कारण रांची में म्यूल अकाउंट खाता धारकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बंगाल और दिल्ली की पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। ये लोग 1.5 से 2% के कमीशन पर म्यूल अकाउंट देते थे। जब भी ऐसे क्राइम होते हैं तो हमने ये पक्का प्रण किया हुआ है कि जो भी व्यक्ति म्यूल अकाउंट खोल करके साइबर क्रिमिनल का सहयोग करेगा उसको हम जेल भेजेंगे। म्यूल अकाउंट होता क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। दरअसल आपराधिक गतिविधियों में म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल होता है। साइबर अपराधी जालसाजी के पैसों को ठिकाने लगाते हैं, ज्यादा लेन देन के कारण अपने खाते का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपराधी तीसरे व्यक्ति के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। कई बार तीसरे व्यक्ति को अंधेरे में रखकर खाते का दुरुपयोग किया जाता है। उसी तीसरे व्यक्ति के खाते को म्यूल अकाउंट कहा जाता है। लेकिन रांची में जानबूझकर म्यूल अकाउंट की खरीद बिक्री टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की जा रही है, जिसका खुलासा सीआईडी साइबर सेल की टीम ने किया है। जिनकी खरीद बिक्री चाइनीज सिंडिकेट्स के द्वारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा हमने देखा है हो रही है। वहाँ पर अकाउंट्स की डिमांड जाती है, टेलीग्राम पर फ्लोट किए जाते हैं और अकाउंट होल्डर्स जो होते हैं टेलीग्राम के थ्रू इन सिंडिकेट से कनेक्ट करते हैं। हाल के दिनों में साउथ ईस्ट एशिया और दुबई में बैठा साइबर अपराधी भारत में ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा है। म्यूल बैंक अकाउंट होल्डर को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।
कई लेयर में पैसे को डिवाइड कर अलग अलग अकाउंट में भेजा जाता है। फिर क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसों को विदेश में ट्रांसफर किया जाता है। पुलिस इसी सिंडिकेट पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई कर रही है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दानापुर में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने महागठबंधन से आगामी बिहार चुनाव में 40 सीटों की मांग की है। उन्होंने सीट बंटवारे में पारदर्शिता और जनाधार पर जोर देते हुए कहा है कि आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वाम दलों को भी सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। नहीं है कि इसको लेके कहीं कोई डिबेट है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। बाकी सभी पार्टियों की अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी ताकत है। सीट का बंटवारा सही ढंग से होना चाहिए ताकि 20 में जो हम लोग थोड़े वोट से पीछे रह गए हैं, 24 में जो पूरे उत्तर बिहार में हम लोग ठीक से कुछ कर नहीं पाए, तो ऐसी गलती दोबारा ना हो। इस बार इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले और उसी हिसाब से सीटों का बंटवारा ठीक से होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि सीट का बंटवारा भी ठीक से हो जाएगा। चलिए अब रुक करेंगे बिहार के सियासी खबर का। खबर बगहा से है, जहां 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के एनडीए की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जेडीयू की ओर से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा शामिल हुए। वहीं बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे के साथ तमाम सांसद और विधायक शामिल हुए। नेताओं ने यह दावा किया है कि पीएम की अगली सभा ऐतिहासिक होगी। चाहे वो आजादी के समय हो गए, चाहे जेपी आंदोलन के समय हो गए। याद करिएगा हमने क्या है, जब नया यात्रा निकला रहा है बिहार में जंगल राज के विरोध में, तो चंपारण एक सीट की दौलत अब बिहार में भी सत्ता परिवर्तन भये। जो आज सुशासन बाबू के सरकार चलता, जौन कानून के राज स्थापित हुआ बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के फिर हमने के मजबूती से आगे बढ़ावे के बाद बिहार को एडिशनल मदद मिला और अगले 5 साल में निश्चित रूप से बिहार को और भी बहुत मदद केंद्र से मिलने वाला है। जब सरकार बनी, आप सब साथी जानते हैं कि बिहार में रोड, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था कहना आसान है, बिगाड़ने में तो लगता है कम समय, बनाने में बहुत टाइम लगता है किसी चीज को। इंजन एक साथ है। अब एक इंजन जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता हैं और एनडीए के कार्यकर्ताओं को इस बात का गर्व है, हमको इस बात का गर्व है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने देश का मान, सम्मान और स्वाभिमान का झंडा पूरे दुनिया में उन्होंने सभी आगे जा चुके हैं। ये मोदी जी का कर्म है, ये कर्म करके उन्होंने दिखाया इस देश के लिए, और इसलिए करके दिखाया क्योंकि उनके मन में एक भावना है कि हम देश के प्रधानमंत्री सत्ता भोगने के लिए नहीं, देश के लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से हम यहाँ बैठे हैं और इसलिए इस काम को उन्होंने किया। इसके पहले जो लोग बैठे थे गद्दी पर, देश की सेवा करते। तो मोतिहारी में पीएम मोदी की 18 जुलाई को ऐतिहासिक रैली होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी चंपारण की जनता को 700 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात देंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के तैयारी तेज है। आपको बता दें कि एनडीए नेता और कार्यकर्ता दिन रात कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए हैं। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि पीएम मोदी बिहार में सौगातों की बारिश कर देंगे। वहीं सांसद राधा मोहन सिंह ने पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी दी। आएंगे तो हमको पूरा यकीन है, पूरा उम्मीद है कि बिहार सहित माने पूरे बिहार को सौगातों की बरसात करेंगे। लगभग 7,000 करोड़ से अधिक की राशि की सौगात मोतिहारी के इसी गांधी मैदान से बिहार वासियों को प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। हेलीपैड पुलिस लाइन में पूरा का पूरा गांधी मैदान पब्लिक के लिए है और सबके बैठने की व्यवस्था और हैंगर पूरे गांधी मैदान में लगा है। और पटना के गांधी मैदान का, मोतिहारी का यह गांधी मैदान निश्चित रूप से चंपारण की राजनीति में एक इतिहास रचेगा।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब स्थानिक दाखिल खारिज को आसान बनाने के लिए इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से आसानी से जमीन का दाखिल खारिज करने में सुविधा होगी। आज पटना में राजस्व में भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने बताया है कि अब किसी भी तरीके का भू माफियाओं को गड़बड़ी करने का मौका नहीं मिलेगा। दाखिल खारिज से लेकर के जमीन के सभी कागज एक साथ रिकॉर्ड में रहेंगे। ऑनलाइन से भी समीक्षा होती है, अधिकारियों को बुला के भी समीक्षा की जाती है और विभाग ऑनलाइन है। किसी भी हालत में भूमि माफिया को या गलत ढंग से जो पदाधिकारी कुछ कर रहे हैं तो उनको किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए आम जनता के हित में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है। आम जनता को त्वरित न्याय मिले, जो हमारा ऑनलाइन सेवा है वो त्वरित गति से मिले। इसी के तहत 8 जून को हम लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रारंभ किया था। उसके बाद कॉल सेंटर भी प्रारंभ किया है। नालंदा के नूरसराय प्रखंड में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने करीब 84 लाख रुपए की लागत से कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण अभियान की अहमियत बताई और ये कहा कि इसका मकसद मतदाताओं के नामों का सही सत्यापन करना है ताकि कोई योग्य मतदाता सूची से बाहर ना हो। मंत्री ने नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील भी की। कोई भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं छूटेगा, हर लोगों का नाम जुटेगा, लेकिन मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले सबका सत्यापन होगा, यानी सबको प्रमाण पत्र दिखाना होगा, देना होगा और उसके लिए काम तेजी से चल रहा है। पटना में मेगा जॉब फेयर 2025 का समापन हो गया है, जिसमें कि 5000 से भी ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली। श्रम मंत्री संतोष कुमार ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया और इस कार्यक्रम में 1000 से भी अधिक प्रतिभागियों का चयन विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में हुआ है और कई छात्रों को देखिए दुबई और जापान जैसे विदेशों में 20 लाख रुपए तक के वेतन पैकेज पर नौकरी मिली है। यही आज युवा कौशल दिवस के अवसर पे आप सबसे हम कहना चाहेंगे। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी स्किल इंडिया मिशन की सराहना करता हूँ, जिसके तहत देश भर में करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने का काम हो रहा है। मैंने मेगा जॉब फेयर में हिस्सा लिया और यहाँ पे मुझे जो है AIEHS डेवलपमेंट काउंसिल जो कि एक NGO है, उसके माध्यम से मुझे जापान में 24 LPA का फोरमैन का जॉब मिला है। मैंने यहाँ पे जो है जो मेगा जॉब फेयर का QR कोड है उसके माध्यम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था और यहाँ पे इंटरव्यू के लिए लाने और ले जाने का जो जिम्मा था वो विपाड स्किल पार्क में उठाया और मुझे जो है यहाँ पर इंटरव्यू के लिए लाया। और मैं अभी विपाड में फैशन डिजाइनिंग का पर्सनल कोर्स कर रहा था। उसी दौरान मुझे मालूम पड़ा BSDM के द्वारा आयोजित इस बिहार जॉब मेगा फेयर के बारे में, जहां मैंने फॉर्म भरा और मुझे AIEHS काउंसलिंग डेवलपमेंट काउंसलिंग में मुझे दुबई का जॉब मिला है जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का है, जिस चीज से मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए आज बहुत ही गर्व का दिन है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, आज से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो गई है। कुल 19,838 पदों पर बहाली होगी। तो परीक्षा के लिए 16,73,586 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया है। एग्जाम की डेट 16, 20, 23, 27 और 30 जुलाई है। 3 अगस्त तक ये परीक्षा होगी। आपको बता दें कि राज्य के 38 जिले में 627 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर चरण में करीब 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक है। हालांकि अभ्यर्थियों को सुबह से ही पहुंचना होगा क्योंकि एंट्री 9:30 बजे से शुरू होगी और 10:30 बजे के बाद गेट बंद कर दिया जाएगा। ये आपको बड़ी खबर राजधानी पटना से बता रहे हैं। रांची के मारवाड़ी कॉलेज में 5वां ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कला वाणिज्य संकाय के बच्चों को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया और सभी को शुभकामनाएं दी। बता दें आपको, ग्रेजुएशन सेरेमनी में 129 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया गया। वास्तव में हमारे राज्य की शिक्षा अच्छी हो, हम इसकी चिंता में रहते हैं और हायर एजुकेशन अच्छी शिक्षा करे, इस दिशा में चलता रहे। मैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ और एक तो विद्यालयों में शिक्षा सत्र नियमित हो और फिर कोई
यहाँ पर उच्च शिक्षा में शिक्षकों की कमी है, कैसे पूरी की जाए उसके साथ ही चिंता कर रहे हैं। और खबर अब राजधानी पटना से है, जहां IGI-MS से समस्तीपुर की रहने वाली रेणु देवी रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। पिछले 9 जुलाई को रेणु देवी को IGI-MS में एडमिट कराया गया था, लेकिन 11 जुलाई से उनका अस्पताल से कोई अता पता नहीं है। परिजनों ने शास्त्री नगर थाने में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया है। पुलिस ने CCTV फुटेज भी खंगाला और लेकिन कोई सुराग फिलहाल नहीं मिल सका। 11 जुलाई को जब मैं अपने बेड से उठा तो मम्मी मुझे गायब मिली। फिर मैंने वहाँ पर पूछताछ करी लोगों से। कितने बजे उठे थे? ये सुबह 5 बजे मैं उठा तो मेरी मम्मी गायब मिली मुझे। उस वार्ड में कितने लोग थे? उस वार्ड में 3 पेशेंट थे और उसके परिजन थे। तो आपने पूछताछ नहीं की, किसी से पूछा नहीं गार्ड वार्ड से? हमने सारे अपने नियर बाई परिजन से भी पूछा, इसके बाद गार्ड से भी पूछा, नर्स जो स्टाफ नर्स थे उनसे पूछा, बट उन लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। CCTV नहीं मिला कुछ? और CCTV फुटेज के लिए जब मैंने बात की तो उन लोगों ने मना कर दिया, कोई रिस्पॉन्स। दानापुर में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने महागठबंधन से आगामी बिहार चुनाव में 40 सीटों की मांग की है। उन्होंने सीट बंटवारे में पारदर्शिता और जनाधार पर जोर देते हुए कहा है कि आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वाम दलों को भी सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। नहीं है कि इसको लेके कहीं कोई डिबेट है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, बाकी सभी पार्टियों की अपने अपने जगह है, अपनी अपनी ताकत है। सीट का बंटवारा सही ढंग से होना चाहिए ताकि 20 में जो हम लोग थोड़े वोट से पीछे रह गए हैं, 24 में जो पूरे उत्तर बिहार में हम लोग ठीक से कुछ कर नहीं पाए, तो ऐसी गलती दोबारा ना हो इस बार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।